व्यूअर्स, काफी दिन हो गए हैं, आज फिर से दोबारा सीखते हैं कि किसी केस को जब वह पहली बार आपके पास आए तो उस केस फाइल को कैसे डिफेंड करना चाहिए, उसमें से अपने डिफेंस के औजारों को कैसे निकाल लेना चाहिए। आज का केस मर्डर का केस है, लेकिन यदि केस रेप का, एक्सीडेंट का, चोरी का, डकैती का भी होता है तो भी डिफेंस के मूल आधार वही रहते हैं, उसको पढ़ने के तरीके वही रहते हैं, केस फाइल को लेकर उसको ट्रीट करने के फंडामेंटल रूल्स वही के वही रहते हैं। आज के केस में रवि ने 2 जनवरी 2023 को पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी माता बिश्नी घर से गायब है। जब मृतका बिश्नी घर पर वापस नहीं लौटी तो 7 जनवरी 2023 को उपरोक्त रवि ने पुलिस को दोबारा से एक लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने सेक्शन 365 आईपीसी के अपराध की एक एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर के बाद बिश्नी की लास्ट कॉल देखी गई तो उसने मुकेश से बात की थी, ऐसा मालूम पड़ा। मुकेश से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि मुकेश और नरेश, उसके साथ एक और दूसरा व्यक्ति था नरेश, दोनों बिश्नी के पास आए थे अपने ब्याज की रकम वापस करने के लिए और कुछ मूलधन वापस करने के लिए। यह पुलिस ने रिकॉर्ड बनाया था कि यह जो बिश्नी नामक मृतका थी, यह रुपये पैसे का ब्याज का धंधा करती थी और इसने नरेश और मुकेश दोनों को कुछ रकम ब्याज पर दी हुई थी। उसी की ब्याज और कुछ वापसी की किस्त लेकर वो बिश्नी से मिलने के लिए आए थे। पुलिस ने तीनों के सीडीआर देखे तो मृतका बिश्नी, मुकेश और नरेश तीनों साथ साथ चलते हुए दिखाई दिए। जब जांच के दौरान मुकेश व नरेश से कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्होंने बिश्नी को अपहरण करके मुकेश के घर पर बंद कर दिया था। वहां उन्होंने बिश्नी से फिरौती लेने की कोशिश की थी, लेकिन वह पैसा देने को तैयार नहीं हुई थी। उन्होंने यह महसूस किया कि छोड़ दिए जाने पर बिश्नी अपहरणकर्ताओं के रूप में मुकेश व नरेश का नाम ले सकती है, अतः उन दोनों ने उसे मार देने का फैसला किया। बिश्नी को उन दोनों ने मार दिया और एक ऑटो से धीरपुर के कब्रिस्तान में उसको ले जाकर वहां दफना दिया। कब्रिस्तान से बिश्नी की लाश बरामद कर ली गई। दोनों आरोपियों ने जाकर वहां बिश्नी की लाश को दिखा दिया कि यहां पर हमने बिश्नी को दफनाया हुआ है, लेकिन कब्रिस्तान के रजिस्टर में किसी पेज पर बिश्नी को दफन करने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसलिए पुलिस ने सेक्शन 201 आईपीसी लगाकर वहां के केयरटेकर सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया। उस ऑटो वाले को भी पकड़कर पहले तो उसका ऑटो जब्त कर लिया गया और फिर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर भी सबूत मिटाने का सेक्शन 201 आईपीसी का चार्ज लगा दिया गया। अपनी इस प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए पुलिस ने कुछ बरामदगियां भी की। मुकेश के घर से पुलिस ने कुछ तकिया व तकिया के कवर बरामद किए, जिन पर मृतका के बॉडी फ्लूइड्स जैसे सलाइवा या पसीना लगे होने की संभावना थी। मृतका की कब्र से उसके सिर के बाल व कफन बरामद किए, क्योंकि उसका शरीर काफी गल चुका था और दूसरा कोई बॉडी पार्ट उन्हें साबुत वहां मिला नहीं था। मुकेश, नरेश व बिश्नी के सीडीआर कॉल लॉग को रिकॉर्ड पर लगा दिया गया। मुकेश के घर से बरामद तकिया, कवर, लाश का कफन, लाश के बाल, इन सब चीजों को एफएसएल एनालिसिस के लिए भेज दिया गया। ऑटो की भी बरामदगी की गई तथा ऑटो को बाद में सुपुर्दगी नामा पर कोर्ट द्वारा छुड़वाया गया। यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि आरोपियों मुकेश, नरेश, सलीम और ऑटो ड्राइवर संजय सबके डिस्क्लोजर्स केस फाइल पर लगे हुए हैं कि उन्होंने आगे चलकर वह जगह दिखाई थी जहां पर मुकेश, नरेश ने लाश को दबाया था और बाकी दोनों आरोपियों ने उसको दबाने में अपनी अपनी प्रकार से सहायता की थी। सलीम ने दबवाया था तथा जहां तक ड्राइवर संजय लाश को लेकर आया था वह उसकी सहायता थी। पुलिस ने यह सारी की सारी लाश की बरामदगी सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की डिस्कवरी के रूप में फाइल पर लगाई हुई थी और हमारे एडवोकेट साथी को इस डिस्कवरी से बचने की कोई कानूनी तरकीब दिखाई नहीं दे रही थी। यहां आपको बताना है कि क्या इन आरोपियों ने वास्तव में अपराध किया है। यदि नहीं किया है तो अब इन आरोपियों को सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाए।
इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। कुछ लोग हम पर हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि हम अपराधियों को छुड़वाने का काम करते हैं, लेकिन यह आरोप गलत है। यह पुलिस का कहना है और उसी के सबूत हैं जिनके आधार पर केवल पुलिस ने चार्जशीट को बनाया है और कोर्ट के सामने पेश किया है कि यह अपराध इन आरोपियों ने किया है। वहां हम तो मौजूद थे नहीं, हमने अपराध को होते हुए नहीं देखा है और जो कोर्ट है उसने भी वहां पर अपराध को होते हुए नहीं देखा है। इसलिए हम लोग बहैसियत एडवोकेट पुलिस के मटेरियल पर कानूनी सवाल पूछते हैं और पुलिस और उसके गवाह सही उत्तर दे देंगे तो आरोपी ने अपराध किया हुआ बनेगा, और यदि पुलिस और उसके गवाह सही उत्तर नहीं दे पाएंगे तो इन आरोपियों पर केस झूठा साबित हो जाएगा। हम यही कानूनी काम करते हैं। हम पुलिस की स्टोरी पर सवाल उठाते हैं, सवाल कानून के मुताबिक उठाते हैं, बाकी फैसला करना तो कोर्ट का काम है। यदि कोर्ट हमारी बात से मुतमईन होकर आरोपी को छोड़ता है तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है ना, हमारा तो यही प्रोफेशन है। एक दूसरी बात, सब फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स इनको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यदि कोई केस चार्जशीट में बहुत मजबूत और 90% 100% तक सुगठित दिखाई पड़ता है तो ट्रायल के दौरान वह इतना ढीला हो जाता है कि उसमें 40% से अधिक केस को साबित किया ही नहीं जाता है। आपने स्वयं भी देखा होगा कि कोई केस प्रोसिक्यूशन एविडेंस से पहले अलग तरह से दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद अलग तरह से दिखाई पड़ने लगता है। वह इसी कारण से है। पुलिस फाइल का 40% से अधिक कभी प्रूव ही नहीं कर पाती है। वह जोड़ तोड़ से बनाया गया केस होता है। कभी गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं, कभी बरामदगी गलत पाई जाती है, कभी कानून के किसी दूसरे प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है। हम केस को तोड़ने पर लौटते हैं। इस केस में 2 आरोपी ऐसे हैं जिनके बारे में आर्गुमेंट्स किए जा सकते हैं कि पुलिस द्वारा उनको आरोपी बनाना ठीक है या उनको गवाह बनाना अधिक ठीक होता। ये गवाह हैं कब्रिस्तान का केयरटेकर सलीम और ऑटो वाला संजय। पुलिस ने सोचा होगा कि गवाह बनाया तो ये लोग पलट जाएंगे, इसलिए इनको आरोपी बना दिया जाए। नियम है कि अपने आरोप को साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन या तो गवाह के जबानी बयान लेकर आता है या उसके फेवर में कोई दस्तावेजी सबूत लेकर आता है। सलीम और संजय दोनों के खिलाफ कोई कानूनी सबूत नहीं है, ना किसी गवाह का बयान है, ना ही किसी दूसरे प्रकार का कोई दस्तावेजी सबूत है। कब्रिस्तान से लाश खुदवाने की कोई वीडियोग्राफी नहीं है, किसी खोदने वाले मजदूर का कोई बयान नहीं है, खोदते हुए फोटो नहीं है, जहां काम कर रहे थे वहां का लोकेशन डाटा नहीं है। केयरटेकर सलीम के ऊपर जो भी मैनेजमेंट के लोग हुआ करते थे, किसी की ना तो परमिशन वहां पर है और ना ही बयान कोई रिकॉर्ड पर लगा हुआ है, ना ही सलीम उस कब्रिस्तान का केयरटेकर है, उसका कोई अपॉइंटमेंट लेटर लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सलीम के खिलाफ सारा का सारा प्रोसिक्यूशन केस भर भरा कर गिर पड़ेगा और प्रोसिक्यूशन इसमें से कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा। यही ऑटो वाले संजय की बाबत भी सही है। यदि आरोपी मुकेश व नरेश के सीडीआर कॉल लोग लगाए जा सकते हैं तो संजय के सीडीआर को लगाने के लिए पुलिस को किसने मना किया था? यह बात दिखा सकती थी कि संजय उस वक्त उस रूट पर गया था जो उसके स्थान से मुकेश के घर से लेकर कब्रिस्तान तक जाता है। संजय को लाश पड़ा होने के स्थान तक कैसे बुलाया गया था उसका भी सीडीआर कॉल लॉग नहीं लगा हुआ है। फिर पुलिस पूरी फाइल में कहीं भी यह नहीं समझा पा रही है कि ऑटो की फोरेंसिक जांच क्यों नहीं करवाई गई थी। यदि उसमें से लाश ले जाई गई थी तो लाश के कोई ना कोई सबूत उस ऑटो में अवश्य प्राप्त होते। बिना फोरेंसिक जांच के कैसे पता लगेगा कि इस ऑटो में डेड बॉडी रखी गई थी या नहीं रखी गई? यानी कि ये दोनों गवाह पुलिस की अपनी कारस्तानी से खुद ब खुद बरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां तक आप देख सकते हैं कि कोर्ट की चौखट पर पहुंचने से पहले ही मृतका को मारे जाने के बाद उसको कब्रिस्तान में ले जाए जाने और वहां दफनाए जाने की पूरी कहानी केवल हमारे गहन विश्लेषण मात्र से ही टूट गई है।
कहानी का पिछला आधा भाग पुलिस चाहे कुछ कर ले साबित नहीं कर पाएगी। तो अब पहले आधे भाग पर भी विचार कर लेते हैं। पुलिस के पास सिवाय सीडीआर और कॉल लॉग के अन्य कोई सबूत मौजूद नहीं है। इस सीडीआर से केवल इतना भर पता लगता है कि महिला आरोपी मुकेश के घर तक आई थी। लेकिन आप देखेंगे इतना तो आरोपी खुद कह रहा है कि वह महिला बिस्नी के रूप में पैसे उधार लिया करता था और हर महीने ब्याज व मूल सहित कुछ रकम उसको दिया करता था। हालांकि मृतका बिस्नी का कोई रिकॉर्ड पुलिस ने बरामद नहीं किया है कि वह रुपया सूद पर दिया करती थी, उसका कोई रजिस्टर नहीं लिया है, उसकी कोई जांच परख नहीं की है, लेकिन यह फैक्ट आरोपियों के पक्ष का है। तो उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान इस बात को कन्फ्रंट करने से बचना होगा। यही चतुर एडवोकेट की पहचान होती है कि यदि पुलिस की बात भी उसके फेवर में है तो उसको काटा नहीं जाना चाहिए, उसको रिकॉर्ड पर आने दिया जाना चाहिए। मुकेश के घर आने के बाद से मृतका का आगे का कोई सीडीआर मौजूद नहीं है। पता नहीं चलता है कि मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया था या क्या हुआ था, उसका सीडीआर क्यों नहीं बना। उसका मोबाइल भी पुलिस ने रिकवर नहीं किया है, केवल मोबाइल का सीडीआर ही लगा हुआ है। तो यह सीडीआर मुकेश के घर से आगे का क्यों नहीं है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ कारण जैसे बैटरी खत्म हो जाना ऐसे कारण हैं जिनके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता है और जिनकी संभावना हमेशा रहती है। पुलिस ने इस पक्ष पर अपनी चार्जशीट में कोई विचार नहीं किया है, तो इस तरह से इस आधार पर अपहरण का आरोप भी खारिज हो जाता है। बिस्नी वहां तक आई, लेकिन क्या वहां उसको रोककर रखा गया? यह बात कहीं भी पुलिस के किसी सूत्र से, किसी प्रूफ से जाहिर नहीं होती है। अब सवाल आता है बिस्नी के मर्डर का। इसके लिए पुलिस का कहना है कि मृतका को मारे जाने के रूप में महेश के घर से तकिए और तकियों के कवर बरामद हुए हैं। यह संभव है कि उन पर मृतका के बॉडी फ्लूइड्स जैसे सलाइवा या स्वेट्स, पसीना मौजूद हो सकते हैं। इस भरोसे ने पुलिस को उन तकियों और कवर को एफएसएल में भेजने के लिए प्रेरित किया। एफएसएल रिकॉर्ड अभी आया नहीं है, जब आएगा तो उसको पहले तो पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या मिला है, क्योंकि हर एफएसएल रिपोर्ट में ही उसको तोड़ने की चाबी भी लिखी होती है। हमने आपको अनेक एफएसएल रिपोर्ट्स दिखाई हैं जिनमें उन्हीं एफएसएल रिपोर्ट्स में से निकालकर उसको तोड़ दिया जाता है। तो हम एफएसएल रिपोर्ट को तोड़ने का जरिया भी उसी एफएसएल रिपोर्ट में से निकालेंगे। अर्थात सलीम व संजय तो बिल्कुल बरी दिखाई दे रहे हैं, जबकि मुकेश व नरेश का इन्वॉल्वमेंट अपहरण तक का तो खत्म हो चुका है, मगर एक मामूली सा पेज एफएसएल रिपोर्ट पर टिका हुआ है जिससे उसके मर्डर को पुलिस प्रूव करना चाहती है। यह एफएसएल रिपोर्ट अभी आनी शेष है। यह केस 80% तो अभी चार्ज से पहले ही खत्म हो चुका है, बाकी बचा हुआ 20% भी इसी तरह से हवा में उड़ा दिया जाएगा। बस एक बार एफएसएल रिपोर्ट हमारे हाथ में आ जाए। सभी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स देखें कि केस के मिलने पर कोर्ट में पहली तारीख से पहले ही उस पर गंभीर होमवर्क किया जाना चाहिए। यह आपकी लाइन ऑफ डिफेंस को तैयार करने में आपकी मदद करता है। एक मर्डर ट्रायल भी अब इस विश्लेषण के बाद जेब तलाशी जैसा छोटा सा ऑफेंस नजर आने लगा है। आपका मामूली सा होमवर्क आपके आरोपी को पुलिस के चक्रव्यूह से निकालकर बाहर ला देता है। यही बेहतरीन एडवोकेसी की पहचान होती है। यही बेहतरीन एडवोकेसी इंडियन लीगल सिस्टम हमेशा आपको उपलब्ध करवाता है। अपने फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स को हमेशा उसके बारे में जानकारियां देता है। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसे। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org।
इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।